अक्टूबर को टाटा कैपिटल आईपीओ ओपन हो रहा है। इसका मैं फाइनल अपडेट आज दे रहा हूँ कि अप्लाई करना है नहीं करना है, पूरा रिव्यू दे रहा हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन फिलहाल ये लास्ट अपडेट है क्योंकि जीएमपी लगातार इसका गिर रहा है, तो अभी उस पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेश प्लस ओएफएस दोनों है। टोटल इशू साइज 15,511 करोड़ का है और फ्रेश जिसमें से कितना है 6846 करोड़ का फ्रेश है, बचा हुआ ऑफर फॉर सेल है और ओएफएस ज़्यादा है, फ्रेश कम है, तो ये थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट है। बाकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे और सारा मैंने रिव्यू कवर कर दिया था। यहाँ केवल फाइनल अपडेट देना है, थोड़ा बहुत हम कंपनी वगैरह के बारे में समझेंगे और ओवरऑल एक जो है कंपेरिजन करके रिव्यू दे देंगे। इसके सेक्टर की बात करें तो एनबीएफसी कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। जैसे एचडीबी फाइनेंशियल का भी आईपीओ आया था कुछ महीने पहले, तो वैसे ही एनबीएफसी भी है। तो ये लोग क्या करते हैं कि दूसरों को लोन प्रोवाइड करते हैं, इतना आप सिंपली समझ जाइए। जैसे होम का हो गया, ऑटो का हो गया, एसएमई कंज्यूमर फाइनेंस, इन सबका जो है लोन वगैरह जो है प्रोवाइड करते हैं ये। बट सिंपल इतना मैंने आपको बता दिया। डिटेल में आपको जानना है तो आईपीओ रिव्यू वाला वीडियो देख लो, बट फिलहाल इतना आप समझ लीजिए एनबीएफसी सेक्टर में कंपनी है और इस सेक्टर की कंपनियां जो होती हैं उनके पास जो है डेट ज़्यादा होता है, लेकिन इसका तो कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा है। फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल इसका गुड है। रेवेन्यू वगैरह आप देखोगे तो रेवेन्यू वगैरह सब कुछ इंक्रीज होता हुआ देखने को आपको मिलेगा और 56% का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है 2024 से 25। और पेट की बात करें यानी प्रॉफिट की बात करें तो वो भी 24 से 25 के बीच में 10% का इंक्रीज हुआ है। तो हर साल आप देखेंगे रेवेन्यू कॉन्स्टेंटली ग्रोथ कर रहा है। इतनी बड़ी कंपनी है तो ग्रोथ तो रहेगा ही। और नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ भी हर साल यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। बोरो की बात करें तो इसके पास बोरो ज़्यादा रहेगा क्योंकि ये एनबीएफसी कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो सिंपल सी बात है दोस्त, इसके पास जो है कर्जा ज़्यादा रहेगा। 2,11,851 करोड़ का कर्जा है। और आइए डेट टू इक्विटी वगैरह देखते हैं, उससे ज़्यादा हमें क्लियर पता चलेगा। तो आरओई की बात करें तो 12.6% का है, डेट टू इक्विटी 6.6 का है, हाई। इससे पहले एचडीबी फाइनेंशियल का आया था तो उसका डेट आई थिंक 5 पॉइंट कुछ करके था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। बाकी आप चेक कर लेना, उसका इससे बहुत कम था। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 11.2% का है। प्राइस टू बुक वैल्यू 4.1 का है। अभी हम पीयर कंपेरिजन करेंगे, डोंट वरी। ईपीएस 9.81 का हो जाएगा। पीई की बात करें 33.24 का हो जाएगा। आइए मैं टेबल बना के लाया हूँ पीयर कंपेरिजन का, पीयर कंपेरिजन करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे ईपीएस अर्निंग पर शेयर दोस्त, बजाज फाइनेंस वगैरह कितना ज़्यादा इन लोगों का है। सुंदरम फाइनेंस का देखोगे 170 का है, तो ये तो बहुत ही पीछे चल रहे हैं। 9.3 का है दोस्त। और नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे तो नेट एसेट वैल्यू भी और सबका देखो, सुंदरम फाइनेंस का देखो 1187 का है, बाकी लोगों का भी ज़्यादा है, इनका तो कम ही है। पी देखोगे 33.24 का है। इससे ज़्यादा किसका है? बजाज फाइनेंस का है। और किसका ज़्यादा है? और तो आई थिंक किसी का ज़्यादा नहीं, केवल इसका ज़्यादा है और सबका जो है कम ही कम है। ये इतना अच्छा शानदार परफॉर्म कर रहे हैं सुंदरम फाइनेंस, लेकिन इनका देखोगे पी तो कम है, जो है बैलेंस करके चल रहे हैं, लेकिन इनका पी भी थोड़ा बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखोगे और सबका रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है आई थिंक ज़्यादा है, इसका जो है कम है। और इससे कम किसी का है क्या? इससे कम इसका है, एल&टी फाइनेंस का है, बाकी तो सबका ज़्यादा ही। तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ में भी ये पीछे है भाई। यहाँ से पीयर कंपेरिजन करके इतना तो पता लग रहा है कि पीयर के मुकाबले ये कहीं ना कहीं पीछे चल रहे हैं। इससे अच्छी अच्छी कंपनियां पीयर लिस्टेड हैं। जैसे नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 इस समय पूरा आप एनालाइज करोगे, सब कुछ पढ़कर आएगा, आपको क्या मिलेगा? श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, ये लोग जो है इससे काफ़ी ऊपर है। एचडीबी फाइनेंशियल भी इससे ऊपर है। और इसका टाटा कैपिटल का कहीं 5वें या 6ठे नंबर पर जाके गिरेगा। पीयर में 5वें 6ठे नंबर पर आते हैं, तो आप समझ सकते हो कि पीयर के मुकाबले ये पीछे ही चल रहे हैं। और आईपीओ की बात करें तो आईपीओ लगभग प्रीमियम है दोस्त, लगभग प्रीमियम है, थोड़ा बहुत प्रीमियम है दोस्त। ये आप मान लीजिए थोड़ा तो ओवर प्राइस है, आपको भी पता है क्योंकि यहाँ पे आप कंपेरिजन सब कुछ करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं ओवर प्राइस है। और इसीलिए मुझे लगता है लिस्टिंग के बाद एक गिरावट कर सकता है। लिस्टिंग के बाद 1-2 दिन के अंदर जो है गिरावट देखने को इसमें मिल सकता है। मे बी लिस्टिंग डे पे ही गिरावट मिल जाए, देखते हैं क्या होता है। बट मुझे ऐसा उम्मीद है कि लिस्टिंग के बाद गिरावट कर सकता है और ठीक ठाक गिरावट देखने को मिल सकता है। तो बात कर लेते हैं फंडामेंटल कैसा है इसका। तो फंडामेंटल एक्चुअली जो है आप समझ सकते हो कि गुड है, एकदम स्ट्रांग नहीं बोलेंगे दोस्त, स्ट्रांग नहीं बोलेंगे। उसका रीजन आपको सिंपल पता ही है, गुड से ज़्यादा हम इसको कुछ नहीं देने वाले हैं। बट टाटा का ब्रांड है, इस वजह से भी जो है थोड़ा बहुत इसको इफेक्ट पड़ने वाला है, बस और ज़्यादा नहीं। टाटा के ऊपर लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं, ज़्यादा लोग पैसा डालते हैं, बस इसी वजह से जो है गुड की कैटेगरी में है। वरना जो है अभी और कोई कंपनी होती है तो गड़बड़ की कैटेगरी में आ जाती है। और जीएमपी देखते हैं, जीएमपी लगातार गिर रहा है। इस समय 3.5% का जीएमपी आ चुका है, 11.5 रुपये का जीएमपी आ गया है। इससे पहले आई थिंक 6-7% ऐसे कुछ था, फिलहाल अब 3.5% का जीएमपी आ गया। लगातार जीएमपी आप देखोगे फॉल कर रहा है। वहीं दूसरी साइड एलजी का देखोगे बढ़ रहा है दोस्त। मैंने जब वीडियो बनाया था तब 150 हुआ था, आज इस समय आज बात करूं तो 200 के करीब उसका जीएमपी पहुंच चुका है। लगातार उसका जो है जीएमपी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जबकि इनका जो है लगातार घटता हुआ देखने को मिल रहा है। तो बात करते हैं इसमें करना क्या है। देखो दोस्त, टाटा कंपनी के ऊपर आप भरोसा करते हो, आप सोचते हो कि टाटा आगे चल के आपको ठीक ठाक प्रॉफिट कराएंगे, आप लॉन्ग टर्म में इसको रख सकते हो, होल्ड कर सकते हो। आप चाहे जितना जो है लिस्टिंग के बाद नेगेटिव में जाए, आपको फर्क नहीं पड़ता है, तब फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। और लिस्टिंग गेन के लिए बात करें तो लिस्टिंग गेन के लिए हमारा क्राइटेरिया फिर से सेम रहने वाला है। जब तक जो है 10% का हमारे जीएमपी नहीं रहेगा 8 अक्टूबर तक, तब तक हम इसमें अप्लाई नहीं करेंगे। लिस्टिंग गेन के लिए तो बिल्कुल नहीं करेंगे अप्लाई। टाटा कंपनी की वजह से आपको लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना है तो आप आसानी से अप्लाई कर सकते हो। आप लॉन्ग टर्म
के लिए रख लो भैया, क्योंकि टाटा कंपनी भी बड़ी है, इसमें रिस्क भी कम आपको रहेगा। लेकिन अब चाहते हो कि आप नई एंट्री बनाओगे, आपको आईपीओ नहीं चाहिए, जब करेक्शन वगैरह लेगा, नीचे जाएगा, आईपीओ प्राइस से नीचे जाएगा तभी एंट्री करूंगा, तब आप भाई इसमें स्किप मार सकते हो। लिस्टिंग गेन के लिए सिंपल सा फंडा है, 10% जीएमपी रहता है तो अप्लाई करना, वरना स्किप मार देना 8 अक्टूबर तक। मैं पर्सनली क्या करने वाला हूँ, मैं इसमें जो है लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने के लिए सोच रहा था, उस समय 6-7% का जीएमपी था, तो मुझे उम्मीद थी कि 6-7% का जीएमपी है तो चलो जो है लिस्टिंग पे बहुत ज़्यादा बाइंग प्रेशर इसमें आ सकता है, क्योंकि टाटा की कंपनी है तो लोग हो सकता है बहुत ज़्यादा इसमें एंट्री मारे, और इस वजह से जो है सेम डे लिस्टिंग डे लास्ट आते आते 12 बजे तक 1 के अराउंड, या नेक्स्ट डे 1-2 दिन में इसका प्राइस ऊपर जाके फिर में भी फॉल करे, ऐसा हो सकता है। तो मैं उसी के बीच जो है निकल जाऊंगा, ऐसा सोचा था। बट अभी के हिसाब से ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं हो सकता है इसको स्किप मार दूंगा, अभी ऐसा लग रहा है कि मैं इसको स्किप करने वाला हूँ। बाकी देखता हूँ जीएमपी इसका जो है 6-7% जाता है, 6-7% रहता है तो मैं इसमें हाई रिस्क लूंगा भाई, बहुत रिस्क लेकर लूंगा, लेकिन ज़्यादा अप्लाई नहीं करूंगा, इसमें ज़्यादा पैसा नहीं डालने वाला हूँ। एलजी में ज़्यादा पैसा जाएगा लेकिन इसमें नहीं डालूंगा। 6-7% जीएमपी रहेगा तो सोचूंगा, साफ साफ बोल रहा हूँ, मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, 6-7% जीएमपी रहेगा तो ही अप्लाई करने के लिए सोचूंगा, नहीं रहता है तो मैं स्किप पूरा मार दूंगा। बाकी आप क्या करने वाले हो कमेंट में अपना राय दो, और आपके हिसाब से क्या लगता है टाटा कैपिटल कैसा परफॉर्म करेगा, सारा कुछ आप जो है हमें बता सकते हैं। बाकी जो भी आपका सजेशन होगा हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।